स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। तो JKLH प्राइम टाइम में वैसे तो आज चर्चा इस बात पर होगी कि हिंदुस्तान किस तरह का बहुत ही बड़ा और कड़ा और सख्त कदम उठाने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। और ये ऐसा कदम होगा कि आने वाले दिनों में, जैसा कि जल शक्ति मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। लेकिन आज इन सब की जो पृष्ठभूमि है, आखिर क्यों ऐसे हालात बने, उसकी तरफ आपको ले चलता हूं और आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएं, बेचैन हो जाएं, लेकिन सोचिए जरा कि क्या किसी बाप के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ हो सकती है कि उसे अपने कंधे पर अपने बेटे की अर्थी उठानी पड़े। सोचिए जरा। लेकिन ऐसा हुआ है। जी हां, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां विसर्जन करते समय उनके पिता राजेश नरवाल फूट फूट कर रो पड़े। यह दृश्य आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखें और सोचें कि विनय नरवाल की अस्थियां विसर्जित करने के लिए उनके पिता राजेश नरवाल हरिद्वार घाट पहुंचे थे तो वो किस तरह से जज्बाती हो रहे थे, किस तरह से रो रहे थे। इंसानियत जो है वो पिघल जाएगा। आप जरा अंदाजा कीजिए, देखिए कैसे बेटे को याद करके वो पप्पा पकड़ के रो रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने वाली ये तस्वीर हृदय विदारक है और ये दिलों को झकझोर रही है और बिल्कुल यकीनी तौर पर शहीद नरवाल समेत तमाम लोगों की शहादत का बदला भारत लेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने खून खराबा मचाया था, बेकसूरों पर गोलियां चला दी। हमले में 27 लोगों की जान चली गई। महसूस कीजिए इस दर्द को, उन 27 लोगों के परिवारों के दर्द को, उन 27 लोगों के घर वालों का हाल बिल्कुल कुछ इसी तरह होगा। जिनमें 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। कोच्चि में तैनात विनय नरवाल अपनी शादी के महज 6 दिन बाद पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। लगभग ऐसा ही नजारा, लगभग ऐसे ही जज्बात हर उस घर में होंगे जिन्होंने अपने प्यारे को खो दिया। चाहे वो कश्मीर का कोई बंदा हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो कोई कानपुर का हो, चाहे वो किसी बंगाल का हो, चाहे वो कहीं महाराष्ट्र का हो। ये वो जख्म है। दरअसल मैं आपको कहा कि पृष्ठभूमि ले चलते, देखिए किस तरह से ये नज़ारा आपको बेचैन कर देगा। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां जब विसर्जित की जा रही थी तो उस वक्त उनके पिता राजेश नरवाल किस तरह से फपक फपक कर रो रहे थे। अंदाजा कीजिए, इस दर्द को महसूस कीजिए। और अब आते हैं आज उस मुद्दे पर, जो मुद्दा इन्हीं कारणों से, ये जो तस्वीरें आपने भी कुछ देर पहले देखी, इन्हीं कारणों से, इन्हीं वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान मजबूर हुआ है ऐसे कदम उठाने के लिए। और ये कदम क्या है? जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब ने सीधे तौर पर ये इशारा दे दिया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, जिसने ये नापाक हरकत की है, वो पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। उन्होंने कहा है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, हम मतलब भारत सरकार, ये भारत सरकार का फैसला। आपको बता दें कि आज
एक मीटिंग में हुई, जिसे हम कह सकते हैं कि अभी मीटिंगों का दौर जारी है। उस मीटिंग में एस जयशंकर मौजूद थे, जो विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब भी मौजूद थे। उस पर यह फैसला, चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसको लेकर के ऐलान तो भारत ने उन 5 ऐलानों में से एक पहले ही कर दिया था, लेकिन शायद पाकिस्तान, शायद हमारा पड़ोसी मुल्क इसकी गंभीरता को समझ तब नहीं पाया था कि इसके नतायज कितने गंभीर हो सकते हैं। लेकिन अब जो ऐलान पाटिल साहब ने किया है, वो ये समझने के लिए काफी है कि अगर ऐसा हो गया, पाकिस्तान सोचकर सिर्फ परेशान हो सकता है कि क्या कुछ हो सकता है जब बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसेगा। ये सब कुछ क्यों हुआ है, मैं आपको बताया कि इसके पृष्ठभूमि आपको पता है कि 22 तारीख को जो पहलगाम के बैसरन घाटी में जो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और 27 बेकसूरों को जो है उनकी जान ले ली गई, उसके बाद पूरे देश में एक तरफ एकजुटता और वहीं दूसरी तरफ एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ, पड़ोसी मुल्क के खिलाफ एक जबरदस्त एक्शन की मांग उठने लगी है और उसी का नतीजा ये है। हम इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ होंगे एडवोकेट आर.एस. पठानिया, जो बीजेपी के एमएलए हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे सुरेंद्र राजपूत, नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे रियाज अहमद खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। और एक और खास मेहमान हमारे साथ होंगे संत कुमार शर्मा, जो इंडस वाटर ट्रीटी मामले के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले संत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप चाहें तो थोड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो सबसे पहले हमने दृश्य दिखाया विनय नरवाल के पिता का, और उसके बाद हम लोग बात की शुरुआत करेंगे कि आखिर ये जो फैसला अब है IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटमेंट, ये कितना ज्यादा गंभीर होने वाला है, जिसका शायद अंदाजा पड़ोसी को नहीं है। देखो, ये जो है ना, पड़ोसी को तो बहुत क्लियर अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि उसकी 80% जो उसका देश है, 80% जो पानी उसको मिलता है, वो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण ही मिलता है। और वो जो पानी है, जब उसके खेत सूख जाएंगे, जब उनको इफेक्ट होगा, सबसे बड़ा जो असर होगा अभी शॉर्ट टर्म में, ये असर नहीं होगा उन पे कि हम पानी बंद करेंगे या पानी रोकेंगे। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी, शुरुआत है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। हम क्या करेंगे, जितना सा पानी स्टोर कर सकते हैं, हम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पानी रोक लेते हैं। हमको करना ये होता था अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से कि रोज जो है 50% पानी जाने देना होता था। अब हम पूरा का पूरा रोक लेते हैं और 7वें दिन क्या करते हैं, सारा का सारा इकट्ठा ही भेज देते हैं नीचे। जी, फिर क्या होगा? हाँ। नीचे का जो पूरा का पूरा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जो उनके इरिगेशन है, जो उनकी क्रॉप सोइंग है, जो उनकी क्रॉप के बाकी वाले पैटर्न है, वो पूरे के पूरे अपेंड हो जाते हैं। जी। और दूसरा क्या होता है, एक बात और है, हमारे यहां से उनको डाटा जाता था, जिस डाटा में ये बताया जाता था कि आपको चिनाब में इतना क्यूसेक पानी मिल रहा है। अच्छा जी, बता दिया उनको कि 15,000 क्यूसेक पानी मिलता जाएगा, तो वो क्या करेंगे, आगे से 15,000 के बजाय आगे 14,000 छोड़ देंगे, 1,000 करेंगे, अपने लिए स्टॉक कर लेंगे। लेकिन जब हम उनको बताएंगे नहीं ऊपर से कि हम आपको 15,000 दे रहे हैं, या हमारी तरफ से 15,000 आ रहा है या 1,000 आ रहा है, तो वो अपनी राशनिंग कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकती। और हाँ। इन कारणों से क्या होगा, इस तरीके के छोटे छोटे जो कदम है, हाँ। उनसे बहुत दिक्कत होगी। अब देखिए, आज हम तीसरे दिन बात कर रहे हैं, 23 को बात हुई थी, आज 23, 24, 25, अभी तो बहुत हम पास की बात है। 3 हफ्ते बाद हम पहुंच जाएंगे 15 मई को, जब पूरी गर्मी शुरू हो जाएगी। 3 महीने बाद हम 15 जुलाई पे, 22 जुलाई पे पहुंच जाएंगे, और 22 जुलाई पे क्या होगा, फ्लड आ रहे होंगे। और आप पानी अगर सारा जाने दें पार अनइंटरप्टेड, तो क्या हाल होगा उनका। और जब लीन सीजन आता है सर्दियों में 3 महीने के, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हम क्या करते हैं, हम पानी रोकना शुरू हो जाते हैं, जो सबसे लीन सीजन है जी। उनका हाल क्या होगा, उनके पास हो सकता पानी पीने को भी नहीं होगा। तो हम लोग जो सबसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, प्लेइंग विद द एनिमीज माइंड, अपने दुश्मन के दिमाग से खेलना, अभी तो वो कर रहे हैं। जो असल खेल है वो बाद में होंगे।
जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जब नरेंद्र मोदी साहब जद्दा से वापस लौटे थे, वापस लौटने के बाद उन्होंने जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग के बाद जो MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, उस प्रेस ब्रीफिंग में ही इस बात का जिक्र था कि IWT को जो है हम अबयास पर रखने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उस समय शायद पाकिस्तान ने इसकी गंभीरता को महसूस किया था या नहीं किया था? नहीं, पाकिस्तान ने जो है ना, पाकिस्तान को ज्यादा ही जो लेटर, जो लिखा हुआ लेटर है ना, लिखे हुए शब्दों पे कुछ ज्यादा ही विश्वास करता है और नहीं भी करता। वो कहता था कि कोई प्रावधान ही नहीं है, देर इज नो प्रोविजन इंडस वाटर ट्रीटी। उसके 12 टोटल आर्टिकल है, 12 आर्टिकल है और 8 अपेंडिसेस हैं। कहीं ये नहीं लिखा है कि उसको यूनिलेटरली होल्ड किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन आज हमने कर दिया। जी जी जी। अब आगे आप चलिए, आप बताइए क्या करेंगे। और जो दूसरी तरफ है, उसमें जो उसका आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में कुल मिला के 4 वो हैं, 4 सेंटेंसेस हैं। कोई 130 132 वर्ड्स का वो टोटल आर्टिकल है। और उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 12(3) जी 12(3), और उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई देखिए, Indus Water Treaty can be modified from time to time with mutual consultations. पाकिस्तान को 2 बार बोल दिया, 23 में बोल दिया, 24 में बोल दिया कि जी आप आइए, नेगोशिएट कीजिए और हम इसको इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं। जी जी। वो कहता है नहीं मॉडिफाई करेंगे। हाँ। तो मतलब जो ट्रीटी के बीच में है, हम उसकी भी नहीं मानेंगे, ट्रीटी के बाहर भी नहीं जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को इसी जगह पे पाएंगे जहां पे आज पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये मैंने आपका फर्स्ट रिएक्शन दे दिया। सनत जी, मैं चाहूँगा अभी आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें। हालांकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इस बारे में जो बातें बता रहे हैं, चूँकि ये जो आपको इसकी विशेषज्ञ हासिल है, आपको आप महारत हैं इस बारे में। लेकिन जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनके पास भी रुक करना चाहेंगे। हमारे साथ एडवोकेट आयस पठानिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के MLA हैं। पठानिया साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, एडवोकेट रियाज अहमद खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं। रियाज साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल को लेकर के। बहुत सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। ये स्टेप कितना परेशान करने वाला है पाकिस्तान को, पड़ोसी मुल्क के लिए कितना बड़ा ये कदम होगा। जो CR पाटिल जल शक्ति मंत्री, उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में हालात ऐसे हम कर देंगे या हम इसको इस हद तक पानी को रोक सकेंगे कि पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद के लिए तरसेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इसमें विस्तार से सुबह से कहा गया है कि डेटरेंस तो मस्ट बनती है। जब तक डेटरेंस नहीं होगी तब तक दुश्मन बात नहीं समझता है। लेकिन मैं एक छोटा मोटा वकील भी साथ साथ हूँ। जो ये एग्रीमेंट होता है वो 2 फरीक के दरमियान होता है। एग्रीमेंट 2 फरीक बनाते हैं और वो भी 2 फरीक की म्यूचुअल कंसेंट जो उसका मंशा होता है एग्रीमेंट का। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ तो ये बात करनी लाजमी बनती है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। ये हमारा मुल्क ना करे तो फिर कौन सा तरीका है उस मुल्क को सबक सिखाने का जिस मुल्क ने ये बुरा काम अंजाम दिया हुआ है। जी जी। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, जहां तक जम्मू कश्मीर के लोग आज चाहते हैं कि एक आवाज बनकर उन्होंने ये कहा है कि हमें इस मुसीबत से निजात मिलनी लाजमी बनती है। और ये मुसीबत से अगर आजाद हमें होना है, पिछले 35 साल से हम ये मुसीबत झेलते आए हैं और ये हम जानते हैं जो यहाँ रहने वाले हैं। कोई एक बीच में थोड़ा सा वक्त मिलता है आराम का, सुकून का, हम समझते हैं कि शायद सुकून आ गया है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है हम समझने से कासिर रह जाते हैं। जो ये वाक़ा कल का हुआ है, इस पर जितनी निंदा की करनी बनती है, हमारे पास अल्फाज कम पड़ते हैं और शर्मसार हैं ऐसा वाक़ा होने से। मैं समझता हूँ जितने भी हमारे मुल्क को जितने इक़दामात उठाने पड़ेंगे हम उसके साथ हैं। कोई भी कदम जिससे हमारे इस वतन अजीज में, पूरे मुल्क में और खासकर जम्मू कश्मीर शांति। जी जी जी।
रियाज साहब का वीडियो फ्रीज जी। हो गया है जी। आप सुन पा रहे हैं जी, बोलें, कंटिन्यू करें। जी जी जी। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है, उसमें दो चार चीजें हमें समझने की बहुत जरूरत है। जी। एक तो हमें ये देखना है जो एग्रीमेंट दो मुल्कों के दरमियान है, हाँ। उसका मंशा क्या है, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम पानी रोकते हैं, क्या हम उस कैपेसिटी में हैं, हम इस वाटर को रोक कर इसको पूरी तरह से हम किसी और डाइवर्ट करके इसको हम बंद ही कर सकते हैं? क्या ऐसा एडवर्स इफेक्ट इसका हो जाता है, इसको बंद करने से हमारे ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट मत पड़ना है, ये भी देखना है। इसके अलावा मैं समझता हूँ हाँ। आज के डेट में जो सिक्योरिटी का मामला है, इसमें हमारी रियासत जो लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के पास है, या डिफेंस मिनिस्टर के पास है, या मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स के पास है, इसमें रियासत का साथ होना लाजमी बनता है। क्योंकि अगर आप रियासत की गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर से दूर रखेंगे तो शायद अपना हदफ हासिल करने में थोड़ा देरी लगती है। मैं आपको ये बात जरूरी यहाँ बोलना चाहूंगा कि 2009 से 2014 तक यह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी क़ियादत उमर साहब करता था, एक अमन का माहौल बना हुआ था, और उमर साहब ने अपने दौरी हुकूमत में कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिलिटेंसी फ्री भी डिक्लेयर किया था। मैं ये समझता हूँ ये सब कदम उठाने के बावजूद, जितने भी कदम हमारा मुल्क उठाएगा, हम उस हर कदम के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। लेकिन साथ साथ हमारे मुल्क को ये भी सोचना होगा, जिस रियासत में ये मुसीबत है, जहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी हुई है, उसका पॉपुलर गवर्नमेंट में रियाज साहब देखिए, ये आपकी बात आपकी तरफ से बिल्कुल ये सही है, मैं उसका अभी इनकार नहीं कर रहा, और उसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने और खुद गृह मंत्री ने जी, जो वजीर दाखिला है और वजीर आजम, उन्होंने वादा किया है। लेकिन अब रही बात ये वक्त, ये जो मुनासिब वक्त, तो उसके बारे में सीएम साहब भी कह चुके हैं, अब्दुल्ला साहब की मुनासिब वक्त मुझे लगता है कि आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा हम लोग अभी फिलहाल थोड़ा सा रोकें, चूंकि आज मौजूद थोड़ा अलग है। मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं और मैं आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ आरएस पठानिया जुड़े हुए हैं, एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपके पास आता हूं मैं एक छोटा सा फर्स्ट रिएक्शन लेने के लिए कि कांग्रेस से जब कुल जमाती मीटिंग हुई थी, यानी सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो तमाम विपक्षी दलों ने कहा था कि सरकार फैसले ले, कड़े से कड़म बड़ा जो है कड़े से कड़ा कदम उठाए, एक्शन ले, विपक्ष साथ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो मामला है, ये सीआर पाटिल साहब कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में ऐसे स्टेप्स ले जा रहे हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वह बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय हुकूमत है, वो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, आतंकी मंसूबों के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी शाना बशाना उसके साथ खड़ी हुई है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात, चाहे वो वाटर ट्रीटी की बात करें, चाहे किसी चीज की बात करें, हमारा यहां पर सिर्फ इतना ही इनसे अनुरोध है कि जो बात करें वो जुमलेबाजी ना हो। ये 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, तब भी आपने वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी का उस वक्त का एक स्टेटमेंट था कि खून और पानी साथ नहीं बहाया जा सकता। ये स्टेटमेंट कोट अनकोट में कर रहा हूं। आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि भाई उस वक्त आपने अगर वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी, तो वो वाटर ट्रीटी दोबारा से रिस्टोर कब की, और अगर आपने रिस्टोर की तो आपने पब्लिक को बताया कि नहीं बताया? क्योंकि आपने बातचीत पहले से बंद कर रखी थी उनसे। वाटर ट्रीटी आपने 2019 में की थी। तो हम तो एक चीज जानते हैं कि प्रधानमंत्री या भारत की सरकार जो भी फैसला करेगी, हम उसके साथ, लेकिन हम उसकी सरकार की जो कमजोरियां हैं वो तो बताएंगे। कल ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी वसल भाई, आप मुझे बताओ कि इससे बड़ी कोई पंचायत हो सकती थी? जो ऑल पार्टी सर्वदलीय बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री जी नदारत थे, और प्रधानमंत्री जी गए कहा, मधुबनी में इलेक्शन रैली संबोधित कर रहे थे। और जिस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री जी जो है वो कर रहे, क्या क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे। हरी झंडी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या पूरे देश के विपक्ष के साथ बैठना जरूरी था, जहां पे पूरा विपक्ष आपको अख्तियार देता है, आपको कहता है कि साहब आप जो करना चाहें वो आप करें, और
बड़ी स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने कहा था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से वो कह रहा है खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, और है हिंदुस्तान की फितरत डरा नहीं है। प्रधानमंत्री जी लेकिन वहां से नदारद होते। आप बताइए, पूरा देश आज की डेट में आतंक के खिलाफ भारत सरकार के साथ में है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का हैंडल ट्विटर का, भारतीय जनता पार्टी का क्या नाम कर्नाटका का हैंडल ट्विटर का, मैं ऑफिशियल हैंडल्स की बात कर रहा हूं, फ्रिंज एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, मुझे लगता है सर, कि सुनिए, देखिए, अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम आएंगे आपके पास, सेकंड राउंड में भी आएंगे। पहले आज नहीं, ये तो जो एक आप- बड़ा फैसला की ये तरफ बड़ा जो मसला इशारा हो किया है जाता है सीआर वत्सल पाटिल भाई। ने, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नहीं, तो अभी अभी डिबेट, ये जो डिस्कशन काफी लंबा है, प्लीज होल्ड ऑन, है ये देख, ना। मेरी- पठाने मेरी साहब, बात में- आर एस पठाने मैं हमारे साथ आपसे मौजूद है। बड़ी मैं आप ही की बात बातों पर नहीं रिएक्शन कह ले रहा लेता हूं पहले, फिर मैं आपके पास आऊंगा आपके पास, प्लीज आप सब रखिए। पठाने साहब, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो सीआर पाटिल साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया है कि हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अभी कांग्रेस के जो स्पोक्सर वो कह रहे हैं कि आपने पिछली बार भी ये अनाउंसमेंट किया था, लेकिन फिर उसका क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या ये जरूरी तो नहीं है ना कि लगातार और साल हर साल जो है स्टेट ऑफ वॉर ही बना रहे, रहना तो साथ में, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उसकी सजा भी तो भुगतेगा। पठाने साहब जी, हमारे मित्रों ने थोड़ी डिटेल से बात की। मैं उम्मीद रखूंगा मुझे 2 मिनट बिल्कुल अनइंटरप्टेड दूंगा, मिलेंगे। जी बोलिए। जी, ध्यान रहे कि जो पहलगाम में हुआ, दिस इज ए वॉर अगेंस्ट ए नेशन, और वंस देयर इज ए वॉर अगेंस्ट ए नेशन, इस किस्म का एक डिमोरलाइजिंग या डिस्ट्रैक्टिंग टैक्टिक कम से कम किसी की भी ओर से, विदाउट पॉइंटिंग एनीबॉडी, ना जस्टिफाइड है, ना कौम माफ करेगी, ना वक्त माफ करेगा, ना ये देश माफ करेगा। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, मैंने मुसलसल लगातार इस पे बोला भी है, कहा भी है, लिखा भी है। इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा एक मिसनामर, एक बहुत बड़ा ब्लंडर, मैं नाम नहीं लूंगा सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री कौन था, साइन किसने किया, इट वॉज ए बिग बिग ब्लंडर। एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के एक पार्ट पे इलीगली उस पर कंट्रोल करके बैठा है, जिस मुल्क ने रेडर्स भेजे जम्मू कश्मीर को इन्वेड करने के लिए, जिस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के विरुद्ध हर इंटरनेशनल फोरम में, यूनाइटेड नेशंस में तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की, और हम उसे पानी दे रहे हैं। वेरी सिंपल, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और मेरे ख्याल से मैं अपने मित्रों को बुला दूं कि कल की जो आल पार्टी बैठक थी, कल श्रीनगर में, एक दिल्ली में थी, एक श्रीनगर में थी, वहां कांग्रेस भी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। और मेरे कहने पे, ऑन माई इनिशिएटिव, ऑल दी कांग्रेस के वहां पे जो आला लीडर, कांग्रेस के अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी सारी टॉप लीडरशिप, ये अडॉप्ट किया गया उस रेजोल्यूशन में कि ऑल पार्टीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंडोर्स भारत सरकार का जो फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का। ठीक है, तो कम से कम हमें क्लैरिटी हो। दूसरे मेरे मित्र ने भी जो बात की, प्लीज सुन ले जरा। आपकी आदत है घुमा के फिरा के झूठ बोलने की बात करने की, कि कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए सरकार ने, क्या मैं बोलूंगा मोदी सरकार ने, किसी भी सरकार ने कभी औपचारिक कभी भी कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। चेक द रिकॉर्ड, प्लीज फैक्ट चेक कर लें। दूसरा, आप बिहार में रैली की बात कर रहे हैं, बिहार में पंचायती राज दिवस की सेलिब्रेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे, और बिहार इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ है बिहार में। प्लीज झूठ बोलना बंद करें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है भाई, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वी नीड टू बी यूनाइटेड, वी नीड टू फाइट इट आउट। ये कंट्री एक निर्णायक युद्ध लड़ रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, और हम इसमें इन एंड आउट, आगे पीछे 19-21 करके बातों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। देखें, मैं एक शब्द अगर बोलूं, ये देश और ये दुनिया नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को जानती है, उनका कैरेक्टर भी जानती है, उनका इतिहास भी जानती है, उनका हिस्ट्री भी जानती है। हमें पूर्ण, मैं नहीं बोलूंगा बीजेपी का प्रवक्ता, इस देश के एक एक नागरिक को पूर्ण विश्वास है, और जैसे कहा है कि मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे ये आतंकवाद के समर्थक और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है। इस जो उनका असर्शन है, दिस कैरीज दी वेट, ये पूरे देश के एक जनमानस का एक प्रवाह है, उसका एक समम बोन है, उसके गुस्से का एक लबो लबाब है। और प्लीज मैं आपसे, मेरी हर एक से, एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, प्लीज डोंट प्ले पिटी पॉलिटिक्स। कल हमने एज बीजेपी का मेंबर होकर हमने अगर उमर अब्दुल्ला साहब का सपोर्ट किया है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनका सपोर्ट किया, वी शुड कंडेम टेररिज्म। और 28 तारीख को ये जो सेशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगा, मेरा फिर भी नंबर निवेदन, प्लीज डोंट प्ले पीटी पॉलिटिक्स, दिस इज द फाइनल डिसिसिव बैटल। और इससे अब जिसे कहते हैं उल्टी गिनती शुरू होगी,
जम्मू कश्मीर को आतंकवाद रहित करना, उसकी कॉस्ट जो भी हो। चलिए, उन emotions आपने के 2 साथ मिनट कहा था, मैंने उससे ज्यादा दे दिया आपको, और मैं आपको फिर दूंगा। बाकी मेहमान भी जुड़ गए, उनके पास मुझे जाने दीजिए। और जी सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, छोटा सा आपको टाइम दे रहा हूं रिएक्शन देने के लिए। मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं पठानिया साहब से। पठानिया साहब, हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान भी जुड़ चुके हैं, मुझे उनसे उनके पास भी जाना है। जी सुरेंद्र जी। पठानिया साहब, छोटी छोटी राजनीति बंद करो और ये नाटकबाजी बंद करो। पूरा देश आपके साथ है। यही आपको कह रहा हूं सुरेंद्र जी, झूठ बोले आपने, अब आप शांत रह के सुन लो। प्लीज क्लैरिफाई, 2 बार झूठ बोला कि नहीं बोला आपने? प्लीज आप ये पिटी पॉलिटिक्स बंद करो। और रही बात इंडस वाटर ट्रीटी की, कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर, स्वयं ऑफिशियल अकाउंट से अपना ट्वीट किया था कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। अगर आपके पास कटिंग नहीं है, अगर बताइए सुन लीजिए आप। There was no official announcement by any government, including मोदी सरकार। प्रधानमंत्री, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठा है तो मुझे उस पर शर्म है, और आपको भी शर्म होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर मेरे देश का मुखिया झूठा है, नरेंद्र मोदी अगर झूठ बोल रहे हैं, तो फिर सच बोलने की उम्मीद आप किससे कर सकते हैं? जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अब राष्ट्रीय चैनल के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑन रॉन्गली कोटिंग प्राइम मिनिस्टर, शर्म आनी चाहिए आपको। डिस्टेंस यूर टेकिंग। ध्यान दिया, अब आपको हो जाएगा, आपके पेट में हो जाएगा दर्द। पठानिया साहब, आप रुक जाओ। अभी पंचायती दिवस ज्यादा जरूरी था, सर्वदलीय बैठक ज्यादा चलिए ठीक है, या ट्रेन को हरी झंडी जाना दिखानी ज्यादा जरूरी। चलो, कम से कम ये तो माना आपने बिहार में चुनावी रैली प्रधानमंत्री। चलो, ये तो माना आपने बिहार में चुनावी रैली नहीं की, ये तो माना आपने। आपके साथ खड़ा होने के लिए बात कर रहा है, पूरा विपक्ष खड़ा होने के लिए बात कर रहा है, पूरा देश। मेरा विनम्र निवेदन है सुरेंद्र जी, बी कंस्ट्रक्टिव। उठा रहा है, ये देश, ये कौम माफ नहीं करेगा आपको। सॉरी, बी कंस्ट्रक्टिव। डोंट हैव एनी पर्सनल स्कोर्स टू सेटल। वो कर लेंगे जब चुनाव की बात होगी। प्लीज बी कंस्ट्रक्टिव। कर्नाटक का हैंडल क्या कह रहा है? आपका गुजरात का हैंडल क्या कह रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही उन हैंडलों पर? आपने कोई कार्रवाई की? वो तो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। मैं आपसे, आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं थोड़ा सा आज। सुरेंद्र जी, मैंने आपको मौका दे दिया। देखिए, मैंने आपको मौका दे दिया, आपको रिएक्शन देना था। मैं सबके पास आऊंगा। I'll come to everyone। ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी, जो मिनिस्टर साहब हैं सीआर पाटिल साहब, उनका कहना है कि हम ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। क्या ये वक्त की जरूरत नहीं थी? ब्रिगेडियर धीमान, देखिए, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, ये पहली बार हुआ है कि किसी ने बात करी है। और मैं आपको बताऊं, जो आतंकवाद की जो लड़ाई आज तक हम लड़ते रहे हैं, वो हम गलत तरीके से लड़ते हैं। हमको लगता था कि 4 आतंकवादी आए, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया, एक बहुत बड़ी सफलता होगी। देखिए, आतंकवादी तो आएगा, वो जिहादी है, वो मरने के लिए आया है, वो 72 हुरों के पास जाने के लिए आया है, और हमने उसकी टिकट कटवानी है। परंतु उसको बना, उसकी फैक्ट्री कौन सी है, कहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? वो आदमी जो है, वो सारे बैठे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, और पंजाब प्रोविंस जो है पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करता है। उनको नहीं परवाह है कि सिंध के लोग मर रहे हैं, या बलोचिस्तान के लोग मर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मर रहे हैं, पीओजे के मर रहे हैं, गिलगित बल्टिस्तान, उनको नहीं परवाह है, क्योंकि वो इस वक्त कमांड उनके अंदर है। और अगर हमें रियली वो टेरर फैक्ट्री बंद करनी है, तो सिंध के वो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ISI के हैं, आर्मी के हैं, डीप स्टेट के हैं, जाकिर उर रहमान है, मुल्ला उमर है, हाफिज सईद है, इन लोगों को हमने लगाना है। और इनको करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करना बहुत जरूरी है। और जो वियना कन्वेंशन है, ट्रीटी ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी, उसमें सेक्शन 60 और 62 बड़ी क्लियर है, हम उसको यूनिलैटरली एब्रोगेट कर सकते हैं। और अगर वो करेंगे, पानी बंद होगा। जो पंजाब प्रोविंस, जो व्हीट बोल कहा जाता है पाकिस्तान का, उसकी प्रोडक्शन कम होगी, और वो डेजर्ट में कन्वर्ट होगा, और पानी की त्राही मचेगी पाकिस्तान के पास। ना पानी पीने के लिए, ना खाने के लिए रोटी, ना पावर जनरेशन के लिए डैम में पानी। और सिंध के साथ ऑलरेडी उनकी लड़ाई चल रही है वाटर शेयरिंग के ऊपर। जब वो वाली स्थिति आएगी, तो वहां पे उनको सेक लगेगा, तब उनको समझ में आएगी कि शायद अगर हम टेरर का टॉप टैप बंद कर दे, कश्मीर राग अलापना बंद कर दे, तो शायद भारत हमें माफ कर दे। इसलिए जो कुछ आज उन्होंने बोला है सस्पेंशन का, बहुत सही किया है और सही जगह पे मार करी है। और दूसरा, मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूं, मेरे जो पॉलिटिकल ब्रदर्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, देखिए, आप ये जो लड़ाई करते हैं, करिए, पैशंस को फैला के रखिए, लोगों का गुस्सा नीचे मत आने दीजिए। परंतु ये इंपॉर्टेंट है, मोदी या मिलिट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
इन तीनों को आराम से काम करने दीजिए, इनको मौका दीजिए कि एक मेजर्ड, इंटीग्रेटेड, एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस दे ताकि ये आतंकवाद जड़ से खत्म हो। हमने बालाकोट किया, उड़ी किया, एक बहुत बड़ी सफलता थी, परंतु आतंकवाद फिर भी खत्म नहीं हुआ। अब उसको खत्म करने के लिए एक फाइनल ब्लो देना है। किसको देना है? पंजाब प्रोविंस के उन आकाओं को, उन हैंडलर्स को जो भारत में इंसर्जेंसी फैलाते हैं, और उसके लिए मौका दीजिए एमईओ को, मोदी को और मिलिट्री को। आप कंसल्टेंट और एक ऐसा अटैक, चाहे वो अटैक करें, किनेटिक अटैक करें, डिप्लोमेटिक करें, इकोनॉमिक करें, इंडस वाटर ट्रीटी करें, जो भी करना है उनको करने का मौका दीजिए, उनको इंटरफेयर मत करिए, पर देश भर में लोगों का गुस्सा कम मत होने दीजिए। ये मेरी एक सलाह है आपसे। ठीक है, मैं एक बार फिर जाना चाहता हूं संत कुमार जी के पास। संत कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद है, वो एक्सपर्ट है इस मामले के, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो भी अब तक का उसका सफर रहा है। संत कुमार जी, मेरा आपसे सवाल यह होगा कि जो सीआर पाटिल साहब ने कहा है कि हमारे पास 3 प्लान है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। कुछ बातें ऐसी हो रही है कि भैया पानी रोक कैसे लेंगे, आपके पास उतना बड़ा रिजर्वायर नहीं है, तो ये मतलब ये कैसे जमीन पर कैसे उतरेगा। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आप उसको बता दें, समझा दें कि कैसे ये चीजें होने वाली है। आपने शुरू में अपने फर्स्ट रिमार्क में कह दिया कि ऐसा नहीं कि नलका है ऐसे घुमा दिया और वो बंद हो गया, ये हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है। लेकिन जो सीआर पाटिल साहब कह रहे हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मैं चाहूंगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जो पाटिल साहब के पास है वो हम लोगों को तो अभी पता नहीं है। पाटिल साहब ने उस चीज को, सारी बात को पब्लिक डोमेन में नहीं कहा है कि वो किस तरह करेंगे। और कोई भी नदी जो है, कोई भी नदी नल नहीं होती कि उसको अपने नल की तरह बंद कर दिया और पानी बंद हो गया। पानी इस समय जब हम यहाँ बैठे हैं वो भी चिन्हाव का वहीं जा रहा है पाकिस्तान में, ग्रेडियंट के कारण प्राकृतिक तौर पे वो पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा। झेलम का पानी भी बारामूला के नीचे जब जा रहा है वो चकोटी और उसके आगे मुजफ्फराबाद आज भी वहीं जा रहा है। इसी तरीके से इंडस का पानी भी जो है जब लद्दाख से बाहर निकलता है तो पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान से होता हुआ नीचे की तरफ ही जाता है, और वो पानी अभी जाता रहेगा। लेकिन मुझे ये समझ आता है कि जब हम वो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नए इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है कि कुछ नए इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ नए डैम जिनके डीपीआरस वगैरह जो है पहले से फिजिबिलिटी स्टडीज करके रखी हुई हैं उनको करेंगे। और दूसरा ये है जो सबसे बड़ा एक होगा तरीका जो शॉर्ट टर्म में, वो ये पॉसिबल हो सकता है कि चिन्हाब में जो है हमारे पास बगलिहार में बहुत सी सिल्ट इकट्ठी हुई है जी। इसी तरीके से ऊपर वाले डैम में भी इकट्ठी हुई है, सलाल में भी इकट्ठी हुई है। वो हमारा जो है पाकिस्तान को बहुत प्यारा सा गिफ्ट होगा कि हमारी जितनी भी सिल्ट है वो सारी की सारी सिल्ट पार बहा दो। तो ये सिल्ट को बहा दिया जाए या पानी रोकने से सिल्ट इधर ही रुक जाएगा और उसके लेकर के रिजर्वायर जो होगा उसकी कैपेसिटी कुछ कम हो जाएगी, दीवारों पर जो है प्रेशर पड़ेगा, क्या ये भी उसका एक एंगल है? नहीं, उसके अलग अलग चीजें हैं। जो आजकल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जी, वो 1960 में अवेलेबल नहीं थी। हाँ, जो स्लूइस गेट्स होते थे और जिस तरीके से सेडिमेंट्स पास कर दिए जाते थे। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ये चाहता है भारत क्या करे अपने डैम्स में वही टेक्नोलॉजी यूज करे जो 1960 में यूज कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान जब अपने यहाँ डैम बनाता है, वो भले ही डैमर बादशाह हो या कोई हो, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? वो जो आज की टेक्नोलॉजी है जी। भारत के लिए कुछ और मापदंड होंगे, हमारे लिए कुछ और मापदंड होंगे। हाँ। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे लिए जो है ना, जिस तरीके से शुरू में हम कुछ पानी ज्यादा इकट्ठा करते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, बगलिहार में रोकते हैं, सलाल में रोकते हैं, कुछ और रोकते हैं और उसके बाद उसको एक बार फ्लश कर देते हैं। तो उस फ्लशिंग में काफी सेडिमेंट पास किए जा सकते हैं। आज जो इंडस वाटर ट्रीटी में जिस तरीके के नियम है और जिस तरीके का है, तो हमारे पास गेट्स अवेलेबल हैं बगलिहार में भी और जगह भी, तो हम उनको उतने लेवल तक नीचे वाले उनको खोलते नहीं है डैम्स को, क्योंकि हमारे खिलाफ जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन वही चीजें हमको रिस्ट्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो झेलम वैली जो प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, जो कि गुरेज के आगे है पीओजेके में, वो उनका मई से बंद पड़ा हुआ है, मई 2024 से जी। और आज हम क्या करें, अगर गुरेज में जो किशन गंगा का सारा
पानी खोल दें और उसको ड्रेन कर दें पूरा का पूरा, तो सारा का सारा सैंड जो है ना, जो हमारे यहाँ जो हिमालयन रिवर्स का जो सेडिमेंट पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा सेडिमेंट हम पाकिस्तान को बोलते हैं ये रख लो जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हो सकता। हाँ। बहुत सी चीजें होंगी और आगे आगे जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी। हाँ। तो ये प्याज की तरह है, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत। हाँ, हाँ। अभी तो ये खुलना शुरू हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ये खुलना शुरू हुआ है। मैं इसी की तरफ आना चाहता हूं कि एक बार फिर से इसको समझे, मैं आपके पास फिर आऊंगा और विस्तार से समझने के लिए, लेकिन ये उन्होंने इशारा दे दिया है कि ये आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाली है। रियाज साहब, मैं आपके पास फिर एक बार आता हूं। आपने जो बात कही थी इस मुद्दे पर भी, जो पठाने साहब ने भी कहा कि जब कुल जमाती मीटिंग हो रही थी तो तमाम हम लोग जो है इस बात पर मुत्तफिक थे। मैं आपसे आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूं कि ये जो कदम सरकार उठाने जा रही है, क्या सच में उस तरफ है जो अभी दीवान साहब ने कहा कि भाई 4 आतंकी आपने चारों को मार दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं, ये तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जिससे वाकई जो पड़ोसी मुल्क है, जो लगातार इस शायद यही सोचता हुआ सोता है कि कैसे भारत में जो अमन शांति को बिगाड़े, उसे कड़ा संदेश मिले। जो भी अभी तक बातें हुई है ये एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं। तो जो कदम हमारी सरकार ने उठाया, हमारे मुल्क ने उठाया होगा, तो इसमें सोच समझ कर उठाया होगा और उनको पता होगा इसका फॉल आउट क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। इतना इस पर ज्यादा जितना भी डिस्कशन करें, मुझे यही एक बात कहनी चाहिए, साल बात की एक ही बात, हम अपने मुल्क के हर उस फैसले के साथ है, हमारा मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत करते, खासकर जम्मू कश्मीर में के लिए करते हैं, उसके साथ। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं, एक तो एक्सटर्नल डायमेंशन है, दो तो इंटरनल डायमेंशन है। मैं अपनी रियासत के बारे में, जम्मू कश्मीर में अमन के बारे में बात करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, हमारा मुल्क तो अच्छे कदम उठा रहा है, 1999 से कदम उठाते रहे हैं, कभी बालाकोट पाक, कभी स्ट्राइक हुए, एयर स्ट्राइक हुए, कभी अंदर घुसकर मार दिया, लेकिन हम यहाँ ये अमन नहीं ला रहे हैं। इसके लिए मेरी गुजारिश है, जो यहाँ घुसे हुए लोग हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उस पर भी बात होनी चाहिए। बाकी आपको मालूम है, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, उसमें हम एकजुट हुए। पहली बार पिछले 35 साल में जम्मू कश्मीर के हर किसी कोचे, गली, दुकान, बाजार में एक ही आवाज आई, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये पहली बार 35 साल में आया। इस अपॉर्चुनिटी को हमारे मुल्क को कैच करना पड़ेगा और यहाँ अमन हासिल करने के लिए अब जम्मू कश्मीर के वासियों को साथ लेना होगा। मैं ये बात भी जरूरी बोलना यहाँ समझूंगा, जरूरी करना चाहूंगा कि मैं वहाँ खुद बजाते खुद था, क्योंकि हम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पर यहाँ के ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स और वहाँ ये अनंतनाग के जितने भी एमएलए हैं वहाँ भेज दिया गया। हमने वो उपकार देखा, हमने उनकी सिस्कियां और उनके रोने की आवाज सुनी। हम ये सब देख रहे हैं यहाँ, हम पिछले 35 साल से ये देखते आए हैं। मेरी सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से, हमारे वजीर आजम से, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, यही गुजारिश आप दोनों साइड पर सोचिए। एक एक्सटर्नल डायमेंशन से जो कदम आप उठाना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग शाना बशाना आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल। मैं फिर आपके पास आता हूं। आरएस पठाने साहब, कमिंग टू यू। बहुत सारे कदम, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इससे बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज जो जल शक्ति मंत्री हैं, मीटिंग के बाद मीटिंग जब हो रही थी तो उसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी थे, उसमें जो है विदेश मंत्री भी थे एस जयशंकर साहब, और सिर्फ उतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में आज कश्मीर के दौरे पर थे जो आर्मी चीफ हैं, वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यानी कि हर तरफ से किस तरह से अभ्यास हो रहे हैं हमारे जो एयरफोर्स की जो विमान है, हर तरह से चीजें ये दिखा रही हैं, बता रही हैं कि इस बार तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं आपके पास फिर एक बार आना चाहता हूं कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ हम करने जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली बहुत सारी चीजों को हम नहीं बता सकते, लेकिन जो बता सकते वो तो बताइए, देश की जनता जो है वो जानना चाह रही है। जी वैशाल साहब, मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे आतंकवादी, आतंकवादियों के समर्थक और अमन के दुश्मन। बूंद बूंद के लिए तरसेगा हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो बागबानी के लिए, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए। और जो 1960 से एक जो मैक्सिम चल रहा है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, जब तक ये अपना रास्ता, अपना तरीका ये ठीक नहीं करता, ये भारत सरकार एक स्ट्रक्चर्ड लड़ाई लड़ रही है। ये मिलिट्री भी है, ये स्ट्रेटेजिक भी है, ये डिप्लोमेटिक भी है,
और ये इकोनॉमिक इक्तिसादी फ्रंट पे भी है। हर फ्रंट पे जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म और टेररिज्म रहित जम्मू कश्मीर के गोल के मिशन को लेकर भारत सरकार चली है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा हर एक को, बहुत जल्दी आतंकवाद खत्म होगा। यह निर्णायक लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पे है और यह निर्णायक लड़ाई, निर्णायक मोड़ सारे अंजाम पहुंचेगी और वाकई जम्मू कश्मीर और पूरा देश जो है आतंकवाद से रहित होगा। यही मैसेज है, यही इसका एक लबोलबाब जिसे कहते हैं सम एंड सब्सटेंस है, यही भारत सरकार की मंशा है। और मैंने पहले भी कहा, इस देश का जनमानस मोदी जी और अमित शाह जी को जानता, पहचानता और उनके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी एक उनके ऊपर एक बनी हुई है, उन पर विश्वास बना, उन पर फेथ बना है। उनका फेथ, उनकी क्रेडिबिलिटी, जो भी कदम हो, जिस भी तरीके भी हो, जिस भी स्तर के हो, जिस भी एक फोरम पे लेने हो, सरकार से पीछे होने वाली नहीं है। ये मेरा कहना है। ठीक है। संत कुमार साहब, जो बात अभी हमारे अयाज साहब कह रहे हैं कि रियाज अहमद खान साहब जो नेशनल कांफ्रेंस के एमएलए हैं, हालांकि आपका वो शायद डोमेन नहीं है, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि उनका ये कहना है कि हमें भी जो जम्मू कश्मीर का जो खित्ता है, खासतौर से कश्मीर या जम्मू, अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है दोनों खित्ता, हमें भी अमन की तलाश हमें भी है। कुछ ऐसा भी हो कि हम अमन के साथ रहें। क्या ये जो बातें या कदम अब उठाए जा रहे हैं, क्या इसका फायदा पूरे हिंदुस्तान को, खुसूसन स्पेशली जम्मू कश्मीर को ज्यादा नहीं मिलने वाला? संत कुमार जी, आपसे मेरा सवाल है। आपसे पूछ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, देखिए हमेशा, बिल्कुल देखिए हमेशा जो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर के लोग उसको नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर का पानी उसको चाहिए। और हम आज तक इस बात को समझ नहीं रहे थे। हमने बहुत देर से कोशिश की और समझाते रहे। हमने इसको सब लोगों से, जिनसे मिल पाए, जिन दोस्तों से मिले, जिन बड़ों से मिले, उनको ये कहा कि देखिए, जब तक ये उसको नाम देगा जिहाद का, लेकिन चाहिए उसको चिनाब का पानी। नाम वो देगा जिहाद का, लेकिन उसको चाहिए झेलम का पानी। नाम वो देगा जिहाद का, लेकिन उसको चाहिए इंडस का पानी। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में वो अमन नहीं होने देगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को वो अपनी जुगुलर वेन क्यों कहता है, क्योंकि जुगुलर वेन उसकी इसलिए है कि उसकी नाड़ जो है ना, शाह रग जिसको बोलते हैं, उसको हम काट सकते हैं अगर हम ये पानी को काट दें जी। और ये जो है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसमें मुझे एक क्लैरिफिकेशन इसमें देनी थी। जब हमारे यहाँ भी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, तो उन्होंने ये कहा कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद ये अनाउंस किया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जा रहा है। आई हैव बीन कवरिंग इंडस वाटर ट्रीटी फॉर लास्ट 20 ईयर्स। आज तक ऐसा नहीं हुआ पिछले 20 साल में। और उससे पहले जब मैंने 1990 अक्टूबर में इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, 35 साल के पत्रकारिता के इस सफर में, कि इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी किसी भारतीय सरकार ने रोकने की या टच करने की बात की जी। तो ये तो एक गलत बात है। हाँ, वो आपने अच्छा किया, उसको क्लियर कर दिया। हालांकि वो भी ये कह रहे थे कि उन्होंने ट्वीट किया था, मतलब पीएम ने ट्वीट किया था, उनको ये कहना था, वो नहीं बता पाए जवाब की डॉक्यूमेंटेशन के शक्ल में। जी, 20 सेकंड लगेंगे। हाँ, अब बोलिए। 20 सेकंड लगेंगे, आपको पता लग जाएगा। हाँ, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ था, जो वैलेंटाइन डे था। और 8 दिन बाद 22 फरवरी 2019 को वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज दिया था, और वो प्रेस रिलीज आज भी पब्लिक डोमेन में है। आप पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रेस को उसमें जाइए, प्रेस रिलीज देखिए। उस दिन ये कहा गया था, 3 की अनाउंसमेंट की गई थी। एक प्रोजेक्ट किया गया था शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, दूसरा किया गया था उज प्रोजेक्ट, और उसके बाद किया गया था सेकंड रावी ब्यास लिंक कैनाल बिलो उज। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3 पे हमारी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है उस हद तक। लेकिन ये कभी भी नहीं किया गया आज तक कि इंडस वाटर ट्रीटी को टच किया गया। और देखिए, हम 2 अलग पार्टियां हैं। कांग्रेस की राजनीति एक तरह की है, बीजेपी की राजनीति एक तरह की है। ठीक है। जितने भी हमले हुए कांग्रेस के दौरान, कांग्रेस के टाइम में जितने भी हुए, कांग्रेस ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की बात नहीं की। एक युद्ध हमारे इसमें बीजेपी के समय में हुआ, कब?
1999 में जो सबसे रीसेंट युद्ध हुआ, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की बात नहीं की जी। लेकिन पहली बार अगर किसी सरकार ने बात की कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम रोक देंगे, अब्रोगेट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जिसने 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले के बाद ये बात कही थी। और उसके बाद हम उस बात को पूरा किया है मोदी सरकार ने। तो उससे बीच में क्या हुआ, उसके बीच में भी कांग्रेस सरकारें आई, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसमें एक बहुत बड़ा हमला हुआ जो वर्ल्ड नोन है, और वो है आपका 26 नवंबर 2008 का हमला जो बॉम्बे में हुआ था और 3 दिन तक चलता रहा था और हमने सबने उसको लाइव टेलीविजन में देखा। उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया था, लेकिन ऐसा सहारा नहीं लिया था कि हम उसका गला पकड़ लेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी को पकड़ ले और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे। तो पहली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार कैसे अप्रोच करती है, बीजेपी की सरकार कैसे अप्रोच करती है, ये फर्क तो दिख रहा है और वो अंतर स्पष्ट है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने शायद ये महसूस तो किया ही कि ये कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनका रिस्पांस क्या था कि ये जो है मतलब एक स्टेट ऑफ वॉर होगा अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे देखा जाए ये स्टेटमेंट। और दूसरी बात ये कि जवाब में जो उसने एक्शन लिया उसे क्या क्या ऐलान किया कि हम जो है शिमला समझौता को नहीं फॉलो करेंगे, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए स्टेट ऑफ वॉर है, आप बोलते हैं कि हाँ उसमें उनके एक वो थे पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे थे और बहुत अच्छे जाने पहचाने लोगों में से थे। अब अब्दुल बासित है उनके जो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने भी बात कहा कि दिस विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इफ वाटर इज स्टॉप्ड। आज की डेट में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पानी को रोका नहीं है। पानी को रोकने के लिए आपको इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं और पानी को रोकने के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है जी। इसलिए जो पाकिस्तान की ये धमकी है जी। कि हमको युद्ध हो जाएगा, ये युद्ध माना जाएगा, तो वो युद्ध जो है वो आज से 2, 4 या 5 साल बाद है जिस दिन हम पानी रोक लेंगे। लेकिन आप जैसा कह रहे थे, क्या इस स्टेटमेंट से ये भी निकाला जाए मतलब कि शायद पाकिस्तान इसकी गंभीरता को समझ भी रहा है और इसलिए शायद वो ऐसा कह रहा है, फिर वो उसका ये भी कह रहा है कि ये तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप रोक लें और हम को पानी, ये तो इंटरनेशनल जो है एक इशू है। ऐसा नहीं है, कोई भी ट्रीटी हो, कोई भी ट्रीटी 2 के मानने से चलती है जी। एक के मानने से तो चलती नहीं। पक्ष विपक्ष दोनों हैं, दोनों तरफ हैं। और इसमें भी क्या है, इस इंडस वाटर ट्रीटी में भी एक भारत और पाकिस्तान है। पाकिस्तान 10 बातों पे नहीं मानता, अब एक बात को हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम भी नहीं मानेंगे और आप क्योंकि आतंकवाद को इस्तेमाल करते हैं, हम आपका जवाब जो है यहां से देंगे जी। आतंकवाद का जो जवाब है आपको इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए देंगे जी। और हमने जवाब दे दिया। आपने कहा यह ट्रीटी मॉडिफाई नहीं होगी। भाई मॉडिफाई नहीं की, मोदी ने उसको मॉडिफाई कर दिया। जी बिल्कुल। तो स्पेलिंग वही रहे, मॉडिफाई नहीं हुआ, MODIFY, लेकिन मोदी में कर दिया। और मोदी को जो करना था, मैंने जो करना था। सर साहब, आपने बड़ा अच्छे जगह पे इस बात को अभी लाया है, इस बोर्ड पे लाए हैं आप। इसी बात को लेकर मैं जरा पठाने साहब के पास जाना चाहता हूँ, फिर रियाज साहब के पास जाऊंगा। पठाने साहब, ये जो बात साहब ने इन्होंने की है कि उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया बल्कि मोडिफाई कर दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने जा रहा है पाकिस्तान को। ये वैशाल साहब, वर्ष 2014 से लेके अभी तक एक ऐसी सरकार, एक ऐसा निजाम, एक ऐसा हुकाम दिल्ली में इन प्लेस है, सिर्फ मैं नहीं, ये पूरे देश का जनमानस कहता है, हु मीन बिजनेस। वो इशू जो आज तक कभी भी रिड्रेस नहीं हो पाए, वो कड़ी दर कड़ी करके, अब मैं उस पर जाऊंगा तो बड़ा लंबा डिबेट चर्चा होगा। मैंने पहले ही शुरू किया कि एक ऐसा मुल्क जिसने वो जम्मू कश्मीर जिसका एक्सेशन बिल्कुल कानूनी, वैधानिक और संवैधानिक तरीके से भारत के साथ हुआ था, उसको एग्रेस करने का कोशिश किया, उस पर अपने रेडर्स भेजे और उसके बावजूद भी उसका एक पार्ट आज भी उसके इलीगल कंट्रोल में है। तो जो एक एग्रेसर है, जो हमारी लैंड पे जबरदस्ती आके बैठा है, जो एनक्रोच करके बैठा है,
हम जी। उसको पानी क्यों देंगे? और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? ये कौन सी बाउंड्री, कौन सा कमाल कर दिया पाकिस्तान में? दिस इज बिगेस्ट ब्लंडर। 71 हमने 1 लाख प्रिजनर उनका छोड़ दिया, और शिमला एग्रीमेंट हमने फिर उस जम्मू कश्मीर की बात नहीं की। We don't even talk. These are two blunders. I don't want to play politics. That's why जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं का नाम नहीं लूंगा। जी। तो आज अगर ये ब्लंडर अगर सेट इट राइट हो रहे हैं, हाँ। मैंने कहा कि ये लड़ाई ऐसे नहीं है, अब इस लड़ाई के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ये लड़ाई ऐसी नहीं आतंकवादी है, हमने हिट किया, 2 उधर से के 2 उधर से के। इस लड़ाई को भारत सरकार अगर कहती है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसका मतलब है हर फ्रंट पे, हर मंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे, जी। हर शक्ल में, हर शबाब में, हर दिशा के साथ, हर ताकत के साथ, हर तवानाई के साथ इस लड़ाई जी। को लड़ेंगे। और इस देश जी। के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पे हाँ। कोई भी कंप्रोमाइज ना भारत सरकार, ना भारतीय जनता पार्टी टॉलरेट करेगी। भारत के नागरिकों का खून, वो ब्लड, वो इतना सस्ता, इतना चीप नहीं है कि हम जी। उस पे एक सॉफ्ट एक एटीट्यूड अपनाएंगे। पहले था एक परमिसिबल और इम्परमिसिबल फॉर्म ऑफ टेररिज्म, लेकिन देयर इज नो टेररिज्म इज टेररिज्म। आतंकवाद आतंकवाद, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा, जी। मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे आतंकवादी और आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतें दिखाई नहीं देंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने कल्पना नहीं की होगी, इसका ऐसा सरे अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी हिमाकत, दे हैव लैंडेड इनटू अ बिग ट्रबल, दे हैव लैंडेड इनटू अ बिग सूप। और ये पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा ये ताना बाना जी, उखाड़ जी, के फेंकना, जी। और ये उखड़ेगा। ये मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारत के लोगों की रक्षा और सुरक्षा पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारत सरकार बिल्कुल नहीं करेंगी। और अच्छी बात यह है, देखें, जो पॉजिटिव जो बात यह है कि पूरे देश में बाय एंड लार्ज, ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहते हैं, बाय एंड लार्ज कंसेंसस है। कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब ने भी आल पार्टी बैठक थी, मैंने उसमें कहा आई सपोर्ट ईच एंड एवरी पॉइंट विच हैज बीन ब्रॉट बाय, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हमने सजेस्ट किए जो भारत सरकार के जो इनिशिएटिव्स थे, चाहे वो इंडस पॉलिटी की बात हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक डाउन प्ले करने की बात हो, तो इन सब पे एक मत राय, एक यूनिफाइड राय हम सबने दी। और आई एम थैंकफुल कि ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको पॉजिटिव इनिशिएटिव में लेते हुए उसे हमारे रेजोल्यूशन का पाठ किया। और भारत सरकार ने जो भी कदम इस हादसे के सानिया के दूसरे दिन जो लिए थे, भारत सरकार ने उन सबको एंडोर्स किया। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज दे शुड प्ले पॉजिटिव। मैंने कहा दिस इज ए वॉर अगेंस्ट टेरर, और जो इतना बड़ा अटैक है, दिस इज ए वॉर अगेंस्ट नेशन ऑल्सो। ये राष्ट्र के ऊपर, बिल्कुल भारतीयता के ऊपर, ये द आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, ये कश्मीर की जो स्पिरिट, द वैल्यूज ऑफ कश्मीरियत के ऊपर प्रहार है। और इस प्रहार को हमें लाइटली लेना नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मैंने कहा, और ऐसा देना है कि आज के बाद करने से पहले भी, कोई ऐसी हिमाकत प्लान करने से पहले, किसी के दिमाग में आने से भी पहले, तो कम से कम 1 लाख बार ऐसा मिस एडवेंचर करने से पहले सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके का मेरे पास अब वक्त कम बच रहा है, मैं थोड़ा रियाज साहब के पास भी जाना चाहूंगा और फाइनल कमेंट तो संजय के पास है ही। एक बात तो वाजे यहां पर हो गई तमाम बातचीत से कि ये जो कदम इस सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने ये जो कदम उठाया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, ये भले ही शुरू में ऐसा लग रहा होगा कि क्या है जी, आप कैसे पानी रोक, क्या करेंगे, लेकिन नहीं, जैसा अभी उसके विशेषज्ञ है संजय वो बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा जो है ये एक कदम होगा पाकिस्तान के खिलाफ। रियाज साहब, मैं आपके पास आता हूं। कश्मीर में, जम्मू में एक चीज तो दिख गई कि एक इस फ्रंट पे सब एक पेज पर हैं। आज जुमे का दिन था, जुमे के नमाज के बाद भी, जुमे की नमाज के पहले खुतबे में, जुमे की नमाज के बाद भी मुजाहरे हुए, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे हुए। उसी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये जो बड़ा कदम उठाया जा रहा है, मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं रियाज साहब। देखिए, जो आपने खुद ही कहा कि आज जुमा नमाज के बाद हर जगह प्रोटेस्ट हुए, मस्जिद के मेंबरों पर बिल्कुल हुए, खतीब हजरात थे, उन्होंने इसकी निंदा की, उसकी मजम्मत की और अपनी हमदर्दी उन लवाहिकीन से जताई जिनके अजीज व अकारिब इसके शिकार हो गए। मैं यहाँ अर्ज करना चाहूंगा, जैसा कि पठानिया साहब भी कह रहे थे, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये किसी एक सरकार का मसला, ये एक कलेक्टिव डिसीजन है। कल ही के डेट में जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला की सदारत में ऑल पार्टीज मीटिंग हुई और हम सब के मशकूर हैं कि एक ही आवाज में ये कहा गया है कि हम अपने मुल्क के साथ हैं और जो फैसला हमारे मुल्क ने लिया है उसके साथ है। और साथ साथ जितना हिंदुस्तान का पूरा मुल्क आज
कि पहली बार इस तरह कभी यूनाइट नहीं हुआ जिस तरह आज हुआ है। लेकिन उसका सबसे ज्यादा जो बुनियादी हक है तारीफों का और जो एजाज के हकदार है वो जम्मू कश्मीर का अवाम है, जो आज अपना परवाह किए बगैर खड़ा हो गए अपने मुल्क के साथ में हम रह रहे हैं और जिस मुल्क का हमारा मुस्तकबिल महफूज है, उस मुल्क की सालमियत के लिए हम आज बाहर निकले हैं। लेकिन उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। हमारी सरकार को यहाँ अमन के लिए बहुत ज्यादा सोचना होगा और जो भी डिटरेंस की जरूरत है वो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क की सालमियत के लिए और जम्मू कश्मीर रियासत के अमन के लिए सारे वो कदम उठाने होंगे जो जिसका जल्द कोई खातिर दिया होगा। हम अमन के 35 साल से मुतमनी है। हम चाहते हैं हम वो सांस ले ले जो सांस आप या हम मुल्क के दूसरे हिस्से में लोग ले रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे लोगों को परेशानी पेश आती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा पूरे मुल्क के अपने लोगों से कहना चाहूंगा और गुजारिश करना बिल्कुल रियाज साहब, आपकी बात बिल्कुल आपके जज्बे की कदर और इसी एकजुटता का मुजाहरा होना चाहिए। संजीव, मैं एक बार आपके पास आता हूं, बस एक फाइनल कमेंट के तौर पे थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि क्या आप देख रहे हैं आगे ये एस्केलेशन और हाई होता जाएगा या फिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान शायद कुछ नरम पड़ जाए? नहीं, इसका एस्केलेशन होगा, लेकिन इसका एस्केलेशन जो है एक दिन में या 4 दिन में, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में नहीं होगा। ये एस्केलेशन जो है, ये एस्केलेटरी लैडर जो है, हमेशा ये होता था कि वो कुछ करते थे तो हम अपनी मर्जी हम रिएक्ट करते थे, लेकिन इस बार क्या है कि उनको रिएक्ट करना है और हम अपने जो कदम लेने हमको हम डिसाइड करेंगे और हम अपने आराम से शाम को सोएंगे जी। और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको सोचना है कि हमारा अगला कदम क्या है और हम क्या कदम अगला ले सकते हैं। क्या हम कुछ भारत के खिलाफ एक और हम मोर्चा खोले तो क्या हमारे साथ बाकी लोग रहेंगे? और क्या आतंकवाद को हम अगर आतंकवाद भारत के खिलाफ बढ़ाते हैं तो क्या हम दोबारा FATF में जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि इस बार हमने जो है ऐसा कदम लिया है कि अब पाकिस्तान को रिएक्ट करना है और ये सोचना है कि वो क्या करे, क्योंकि ये कदम बहुत बड़ा और बहुत दूरदर्शी होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास टॉपिक पर न्यूज़ 18 JKL के साथ बने रहने के लिए, और साथ ही हमारे तमाम नाजरीन, हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKL के साथ। हमें दें इजाजत।